हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नोट्स। आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं और रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना। पहला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो इसमें कई सारे मतलब आते हैं। एक पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब किस तरीके से मास जो है वो कंजर्व होता है। ये इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो मास ना तो नया बनता है और ना ही कुछ ख़त्म होता है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ही होता है। इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन चेंज। रिएक्टेंट कौन से होते हैं? जिसमें रिएक्शन हो रही होती है। प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद बनता है, उसको प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो मास है, जो भार है, वो बदलता नहीं है। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे। इसमें क्या है, ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 का सोल्यूशन हमें लेना है इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो ये देखिए कोनिकल फ्लास्क है, कोन जैसी फ्लास्क है। इसमें हम लोगों को सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का सोल्यूशन लेना है एंड सम बेरियम क्लोराइड, थोड़ा हम लोगों को बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है इन एन इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब यानी कि मतलब उसको हम लोगों को हीट भी करना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय थ्रेड एंड पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। तो इस तरीके से आप लोगों को गर्म ट्यूब में ऐसे डाल देना है इसको, इस सोल्यूशन को, और उसको फिर बंद कर देना है। फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस। अब ये जो फ्लास्क आप लोगों ने ये वाली चीज़ करी थी, ठीक है, इसमें आपने सोल्यूशन रखा था। अब इसको एक बैलेंस पे, देखिए बैलेंस होता है, इस पर आप इसका मास जो है, भार है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन टिल्ट द फ्लास्क, उसको टेढ़ा करिए। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस हुआ था पूरा का पूरा, हम लोगों ने Na2SO4 सोल्यूशन को मिलाया था BaCl2 सोल्यूशन में। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगी, जब आप उसकी हीटिंग करोगे तो फिर हमारा बन जाएगा BaSO4। यानी कि ये जो Ba था इधर, ये इधर जो Ba था ये SO4 से जुड़ जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये Na जो था Na2 और ये Cl2 ये जुड़ जाएंगे और ये NaCl बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हो गई, बट इसका मास हम लोगों को चेंज नहीं देखने को मिलेगा। फिर से हम लोगों ने अगर इसको नापा, ये देखिए यहाँ पे 300.23 ग्राम था और यहाँ पे भी 300.23 ग्राम ही हमें देखने को मिल रहा है। 300.23 ग्राम, 300.23 ग्राम, ये सेम टू सेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो Na2SO4 का सोल्यूशन है, BaCl2 का सोल्यूशन है, इसका रिएक्शन हुआ, BaSO4 वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया NaCl का, बट इनका मास चेंज नहीं हुआ है। इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है, इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। इनका जो मास है, रिएक्शन हो गई है, BaCl2 और Na2SO4 ने रिएक्ट कर लिया है, BaSO4 और NaCl बन गया है, बट इनका जो मास है, भार है, वो नहीं बदला है। इससे हमें समझ में आता है कि क्या इन अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये कहता है स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो यानी कि प्रपोर्शन चेंज नहीं होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल देखो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O ऑलवेज कंटेन्स टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8। 2:16, 2:16, आप इसको 2 से काटोगे तो 2 1 2 और 2 8 16, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1:8, ठीक है, ये 1:8 हमारा हो जाएगा। तो वाटर ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, वाटर हमेशा 2 एलिमेंट्स रखता है अपने पास, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाय मास। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि
अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे इसको H2O को, अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो हम लोगों को 1 ग्राम तो उसमें हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 1/8 होता है, हमेशा यही रहता है इसका। इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का ये मतलब है कि H2O में हमेशा 2 रहेगा इस पर हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और H2 है तो यानी कि 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी, H2O का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो इसलिए ये हमेशा, फिर जब हम इसको काटेंगे तो 1:8 के मास में ही हमेशा ये लोग रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इस तरीके से, तो अगर 9 ग्राम वाटर को हम लोग डिस्पोज करेंगे ना, तो 1 और 8 के प्रपोर्शन में, क्योंकि 1 इसमें हाइड्रोजन होगा और 8 ऑक्सीजन होंगी। आप फिर ये तो नहीं सोच रहे कि मतलब 1 और 8 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये 2 और 16 था, फिर इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 1 2 2 8 16, तो इस तरीके से ये पूरा मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1:8 में आएगा। अमोनिया NH3। अब अमोनिया का जो फॉर्मूला है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया होता है NH3। इसमें हमेशा इट ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। ठीक है, 14:3 बाय मास हमेशा ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, NH3 है, यानी कि इसमें 3 तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास 1 होता है, और जो नाइट्रोजन है उसका होता है 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन है इसलिए नाइट्रोजन 14 होगा, और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक मास 1 होता है और इसमें 3 है, तो 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका एटॉमिक मास का रेशियो होगा वो 14:3 रहेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो रेशियो है वो रहेगा 14:3। ठीक है, क्या रहेगा रेशियो, रेशियो रहेगा हमारा 14:3। तो अमोनिया NH3 always contains 2 elements नाइट्रोजन and hydrogen combined together in the same ratio of 14:3 by mass। तो वाटर क्या है, वाटर 2 H है और 1 O है, तो यहाँ पे इस तरीके से H2O हो गया। अमोनिया है NH3, तो NH3 को हम लोग देखो 1 N है और 3 H ऐसे करके जोड़ देते हैं। इसका जो हमेशा एटॉमिक मास का रेशियो रहेगा ना वो हमेशा 14:3 ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14 है और हाइड्रोजन का 1 है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसका जो प्रपोर्शन रहेगा ना हमेशा वो 14:3 ही रहेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन वो फिट बैठता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ देयर मासेस रहेंगे। हमेशा इसका जो मास है NH3 का वो 14:3 में ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, नोट कर लो आप। अब आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, तो देखो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो डाल्टन है उसकी एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मैटर है ना, मैटर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका पेन, आप खुद भी एक मैटर ही है, मैं भी एक मैटर हूँ, हमारे आसपास की हर एक चीज़ में मैटर प्रेजेंट है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से बना होता है और उसको हम, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को आप लोग तोड़ नहीं सकते। एक एटम अपने आप में जितना मतलब एटम जो मतलब होता है ना उसको आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को ना ही बना सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एटम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही तो होती है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप बना भी नहीं सकते और आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में जब कर रहे हो तो कोई केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही रहेगा और नाइट्रोजन है तो उसका 14 ही रहेगा, ऑक्सीजन का 18 रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। तो जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मास होते हैं और प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि वाटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी और अमोनिया NH3 होता है, वाटर H2O होता है, तो वाटर की और अमोनिया की प्रॉपर्टीज अलग अलग ही तो होंगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो एटम्स जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना एक कंपाउंड बन रहा था, यहाँ पर देखो NH3 ये तो एलिमेंट है। ये देखो ये वाला, ये क्या था BaCl2, ये कंपाउंड है और Na2SO4 ये मिल करके क्या बन गया BaCl2 से BaSO4। तो ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं, ये चीज़ है।
इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो एटम्स जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ पे हम कंपाउंड बन रहा था तो इसका जो है मास भी चेंज नहीं हुआ है और एटम्स भी हमेशा सेम ही रहेंगे। अब आता है कि भाई एटम्स क्या होते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो एटम जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है इंडिपेंडेंटली कई केसेस में ना एग्जिस्ट करें। मतलब अकेला एटम कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। एटम बहुत स्मॉल होते हैं, किसी भी चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो उससे भी छोटे होते हैं एटम्स। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटम का जो रेडियस है वो आप लोग नैनोमीटर में, हम एटम के रेडियस को मेजर करते हैं। किस में? नैनोमीटर में एटम के रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर जो होता है वो 10⁹ नैनोमीटर होता है। ये वाली चीज़, ये 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है एटम का रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक रेडियस जो होता है हाइड्रोजन के एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये हो गया। सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग सिंबल होते हैं और ये सिंबल याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब केमिस्ट्री आपकी यहीं से स्टार्ट होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या क्या सिंबल होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। तो लेटर्स से रिप्रेजेंट होते हैं। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर। कई बार वैसे जनरली 1 ही, एक ही, मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम का Al हो गया, आर्गन Ar हो गया। तो एक लेटर होता है तो आप उसको कैपिटल में लिखते हैं और अगर 2 होते हैं तो नेक्स्ट वाला स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये वाली चीज़ तो सिंपल है। इसमें देखो क्या होता है कि जो ये जो टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए कि भाई एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al होता है, आर्गन होता है Ar, बेरियम होता है Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br। तो ये जो आप लोगों को सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद होना चाहिए। जितने भी इस टेबल में आप लोगों को एग्जाम है ये तो आपको याद होने चाहिए। अब एटॉमिक मास क्या होता है? इतनी देर से हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज़ वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इज मास इज़ वेरी डिफिकल्ट। एटॉमिक मास मतलब एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है इसलिए उसका मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम। तो ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड एटम ले लेते हैं, उससे उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये आती है इसकी डेफिनेशन। atom which is considered as standard atom for comparing the masses of other atom is carbon 12। कार्बन 12 एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं सबको, whose atomic mass is 12 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो भाई देख, हम लोगों ने क्या किया है, देखो पहले तो मास निकालना, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी चीज़ का मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक कार्बन 12 एटम है, ठीक है, कार्बन 12 एटम है एक, राइट, कार्बन 12 एटम है। इस कार्बन 12 एटम्स के कंपैरिजन में इसका जो मास है ना कार्बन 12 एटम का, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इससे कंपेयर करके हम उनका मास निकालते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एलिमेंट का 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम से हम कंपेयर करते हैं कि भाई 1/12 जो भी उसके कंपैरिजन में आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, सबका मास हम लोग पहले उनका मास हम लोग मेजर करेंगे, फिर कार्बन 12 से हम उसको कंपेयर कर लेंगे और उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग किसी भी एटम का मास बता देते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो एटॉमिक मास इज कंसिडर्ड एज अ standard atom for comparing the masses of other atom as carbon 12 atom whose atomic mass is 12 unit। तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या है,
12 यूनिट। बाकी जब जितने भी काफ़ी हम लोग मास निकालते हैं वो इसके कंपैरिजन में निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो हम लोग उसका मास निकाल लेते हैं, इससे कंपेयर करते हैं और उसके कंपैरिजन में हम मास निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कुछ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनेशन एक बार आपको याद नहीं हुई है, प्रॉब्लम भी आ रही है समझने में, तो सिर्फ इतना भी याद कर लोगे कि वन एटॉमिक मास यूनिट ये वाला इतना इतना याद कर लोगे तो बढ़िया काम बन जाएगा। ये देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये याद कर लो। और ये हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। ये क्लोरीन 35.5 है ना, आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व करने के लिए आते हैं सबसे ज़्यादा इससे आता है। ये वाली जो टेबल है ना आपको इसमें सामने जो दिख रही है, ये याद कर लेना, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मतलब कई बार दे भी देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं। एटॉमिक मास निकालने को दे देंगे, कहेंगे BaCl2 का निकालो, और भाई हम लोगों को Ba का तो दे देते हैं बट Cl का नहीं देंगे, तो 35.5 × 2 करके फिर हम लोग निकालेंगे। अब आता है मॉलिक्यूल, वो भी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, हमने वैसे पहले भी कर रखे हैं, फिर अभी रिविजन के टाइम पे मैं और भी करवा दूंगी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all the properties of that substance। तो एक एटम मिलता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखो, जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए, बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट ना साथ में जुड़ जाते हैं और वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस से साथ में जुड़े होते हैं, वही मॉलिक्यूल होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो एटम्स होते हैं वो साथ में मिलकर के आते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जैसे कि मॉलिक्यूल का क्या एग्जांपल हो गया, ये देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिले हैं तो फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। 2 ऑक्सीजन मिल गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। 2 नाइट्रोजन मिल गए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। 2 क्लोरीन मिल गए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो मिल करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये हो गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो molecule of an element contains atoms of the same element. Molecule of some elements can contain only one atom and molecules of some element contain 2 or more atoms। तो देखो यहाँ पर सेम एटम्स थे सारे के सारे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन बन रहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के O2 ऑक्सीजन का एलिमेंट बन रहा था या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा था। 2 एन मिलकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा था। बट यहाँ देखो CO2, यहाँ पे तो देखो सेम थे सारे, बट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है। तो सेम भी हो सकते हैं जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और अलग अलग एटम्स भी मिलकर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी हो सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिसिटी क्या होती है एलिमेंट की? एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, ये उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो देखो यहाँ पर कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक होते हैं, कुछ है ना अलग अलग टाइप के, जैसे कि आर्गन जो कि एक नॉन मेटल है, ये मोनो एटॉमिक है AR, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 2 है ना, जब 2 हो जाते हैं तो डाई एटॉमिक हो जाता है, जब 4 हो जाते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो ये एटॉमिसिटी ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये फिर ये डायटोमिक है, पॉली एटॉमिक है या 4 है, तो फिर उसको हम लोग सिर्फ उसका नाम ही दे देते हैं ऐसे करके। ये जो है ना कि आर्गन की एटॉमिसिटी 1 है, हीलियम 1, ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ है तो 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन में 2 लगा हुआ है तो 2, क्लोरीन में 2 लगा है 2, फॉस्फोरस में 4 लगा है तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए होते हैं ना वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। देखो सल्फर ऐसा है तो इसकी एटॉमिसिटी ये पॉली एटॉमिक है, मतलब इसकी काफ़ी सारे, मतलब 2 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये तो भाई पॉली एटॉमिक है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं। ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके से जो कॉपर है उसकी 1 हो गई, एल्यूमिनियम की 1, Fe की
ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक हो जाता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स मतलब जितने एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो उसी उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है जितने एटम्स होते हैं। 2 से ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक कह देते हैं। यहाँ पे ना देखो, इधर इधर आप लोग फास्फोरस की जगह इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि ये पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि इसमें 4 है ना, 4 है तो मतलब 2 से ज़्यादा है डायटोमिक। सिंगल है तो उसको हम लोग मोनोएटॉमिक कहेंगे, 2 है तो डायटोमिक, और 3 4 5 उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं कंपाउंड, जैसे कंपाउंड बनता है तो कई सारे मॉलिक्यूल्स में करके बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और डिफरेंट टाइप, जैसे कि वाटर है। वाटर एक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये एक कंपाउंड हो जाता है। तो ये देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का, वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, फिर अमोनिया NH3 हो गया, है ना, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है 3। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl होता है। इसमें देखो H है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे देखो HNO3, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो देखो काफ़ी सारे मतलब कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और किस किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें H2SO4 है, तो इसमें 2 तो हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। देखिए H2SO4, H2SO4। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हमारी आ जाती है। अब नेक्स्ट है आयंस। तो बच्चों ना वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसमें आयंस है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है, और मोल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला है, ये हमें अच्छे से देखना है कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है, फिर मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये भी मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूँगी। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, और कल हम इसके जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूँगी, मतलब 2 वीडियो जो बनेंगे उनको कंबाइन करके एक ही वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर दे देंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नोट्स। तो नोट्स इससे पहले एक वीडियो एक और बन चुका है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, और फिर मैं इनकी कंबाइन करके एक वीडियो बना दूँगी। थोड़ी देर पहले एक वीडियो बन गई थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए दोबारा से बना रही हूँ आयंस पे। इससे पहले की कल अपलोड हो चुकी है। आयंस क्या होते हैं, तो देखो कंपाउंड कंटेनिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। तो कंपाउंड्स मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल भी हो सकते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको तो हम लोग कहते हैं कि ये कैटायन है, और जो निगेटिव चार्ज होता है जिस पर, उसको हम लोग एनायन कहते हैं। अब देखो सोडियम पर आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो जहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैट आयन, यानी कि कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन, और निगेटिव चार्ज जो है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है कि जो देखो कैट है, कैट क्या है, पॉजिटिव है। कैट बिल्ली होती है ना, वो आप समझ लो कि वो पॉजिटिव होती है, तो कैटीज आर पॉजिटिव। मैंने भी इसी तरीके से याद किया था जब मैं 9th क्लास में थी। तो एन आयन इज चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आयन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसका या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो उसका नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग एनायन कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कंबाइन हो सकता है, वही कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है कि भाई कैसे वो जुड़ सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी।
आउटर मोस्ट शेल जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो वो उसकी वैलेंसी होती है, या तो वो कितने डोनेट कर रहा है या फिर ले रहा है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम पे क्या चार्ज लग रहा है, सोडियम पे लगा हुआ है पॉजिटिव, यानी कि ये डोनेट कर रहा है आयन। तो इसमें नेम ऑफ आयन है सोडियम और सिंबल है इसका Na पॉजिटिव, वैलेंसी है इसकी 1। तो देखो यहाँ पर ये कितने हैं, ये 4, सोडियम, पोटाशियम और सिल्वर, कॉपर, इन सब की क्या है, वैलेंसी 1 है। और इनकी वैलेंसी 1 है तो इनके जो सिंपल पे साइन है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट किया है। मैग्नीशियम देखो इसकी Mg2+ है, यानी कि इसने 2 डोनेट किए हैं। अब देखो डोनेट करके हमें अच्छा फील होता है, यानी कि हमें पॉजिटिव फील होता है, इसलिए ये वाले जो आयंस हैं ये भी जब डोनेट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं और ये कैटायन होते हैं, क्योंकि कैटीज आर पॉजिटिव। तो सोडियम होता है Na+, पोटेशियम होता है K+, सिल्वर Ag+। इस तरीके से आप लोग ये जो टेबल है ना, ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोजन H+ होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरीके से अमोनिया, अमोनिया का सिंबल जो होता है वो होता है NH4, बट ये क्या करता है, ये लेता है दूसरे से, तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। जो लेते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। सिल्वर देखो यहाँ पर ये जितने भी हैं ना, इनका हम लोगों को एक तो सिंबल, ये नेम ऑफ आयन पता होना चाहिए, और यहाँ पे सिंबल है। 1-2 बार आप लोग रीड करोगे ना तो याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट, मतलब आप लोग फॉर्मूला जब बनाते जाओगे तो धीरे धीरे करके याद होने लगते हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो हमें सिंबल्स पता होने चाहिए। तो राइट द सिंबल्स formula of the element or ion so that the symbol of the metal or positive ion is on the left and the symbol formula of the non metal or negative ion is on the right। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को सिंबल या फिर फॉर्मूला लिखने हैं, जो भी चीज़ है, एलिमेंट है, चाहे आयन है, चाहे उस जो भी है उसके, सो दैट सिंबल ऑफ द मेटल, जो मेटल है यानी कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को आप लोग लेफ्ट साइड लेंगे और जो निगेटिव आयन है उसको आप लोग राइट साइड लेंगे। पहले तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी वैलेंसीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने काफ़ी सारी आपको वैलेंसी बताई थी, आपकी बुक में भी काफ़ी सारी वैलेंसीज़ गिवन है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी से ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं। अब क्रॉस द ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयन, पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी एनक्लोज्ड इनटू ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें ज़्यादा आयंस होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। देखो 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक, 2 को कहते हैं डाई एटॉमिक, और 3 को कहते हैं 3 या उससे ज़्यादा पॉली एटॉमिक। यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ पर ये देखो एलिमेंट है नॉन मेटल आर्गन, आर्गन जो है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1 है, तो उसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं इस तरीके से। तो देखो जिसकी ज़्यादा होती है जैसे फॉस्फोरस, उसको हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब चलो फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन यानी कि H, क्लोराइड यानी कि Cl। अब HCl है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख दो। क्लोरीन की क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखो ये वैलेंसी सारी यहाँ पर गिवन है। देखो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, क्लोरीन की वैलेंसी ये देखो 1 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से आप लोग वैलेंसीज आपको टेबल से याद कर लेनी है, क्योंकि वैलेंसी से ही फॉर्मूलाज बनते हैं। तो देखो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो H यहाँ पर लिखोगे, Cl यहाँ पर लिखोगे, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की भी 1। अब इसके क्या करोगे, इसकी कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास HCl। क्या आ गया, हमारे पास आ गया HCl। अब फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, चलो पहले ये देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन H होता है और सल्फाइड S होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमें पता है कि 1 होती है। अब देखो सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है, वैलेंसी 2 है। अब 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, तो फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, इट विल बी H2S, ठीक है, H2S हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों को वैलेंसी अगर पता है और हमें सिंबल पता है तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता है Mg,
क्लोराइड होता है Cl, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2। कैसे, देखो Mg यहाँ पर था Cl की 1 होती है वैलेंसी, Mg की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो Mg के साथ लग जाएगा 1 और Cl के साथ लग जाएगा 2, यानी कि MgCl2। 1 को तो हम लोग अलग से लिखते नहीं हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग कैसे देखो हमने कितने सारे मतलब लगभग 10 आप लोगों को दे रखे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, सॉरी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की होती है 1। हम लोगों ने ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो C के साथ तो 1 आ जाएगा और Cl के साथ 4 आ जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आ गया CCl4। टेट्राक्लोराइड ही इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन लगे हैं। अब देखो फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम यानी कि Ca, ऑक्साइड यानी कि O। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया Ca2O2। अब दो, क्योंकि दोनों में 2 था तो दोनों में से 2 आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास Al के साथ 2 लग गया और O के साथ 3 लग गया, यानी कि Al2O3 ये बन गया। अब 7th वाला देखो सोडियम नाइट्राइट, तो Na सोडियम के लिए, नाइट्राइट के लिए NO3। तो इसकी वैलेंसी क्या है सोडियम की 1, NO3 की वैलेंसी है 1, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो NaNO3 हमारे पास आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड OH की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो CaOH का होल ट्वाइस। अब आपने सोचा होगा होल ट्वाइस ऐसे करके क्यों लिखा, क्योंकि Ca के साथ आप ऐसे 2 नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये 2 बन गया है कैल्शियम Ca, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा करके इसको लगाते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही देखो सोडियम कार्बोनेट का हम लोगों ने करा तो Na2CO3 आ गया, Na की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की CO3 की 2 और फिर उसके बाद हमारा Na इसके साथ लग गया, Na2 हो गया और CO3 इस तरीके से। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम यानी कि NH4, सल्फेट SO4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो NH4 का होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि ये देखो ये बड़ा है NH4 और दोनों के साथ लगाना है इसलिए ऐसे करके लगा देते हैं, और SO4 तो 1 ही था तो SO4, तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास या फिर हम इसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो एटॉमिक मासेस होते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल है H2O, इसके जितने भी सब्सटेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट। और फिर उसके बाद H2O, वाटर का कैसे निकालेंगे, तो H क्या हो गया 1 है, H का तो 1 है तो H की जगह आप लोग क्या रख दोगे, H की जगह रख दोगे 1, राइट, H की जगह 1 रख दोगे और नीचे 2 लगा हुआ है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या है 16, तो 1 + 1 × 2 2 और प्लस 16, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 18U। तो H2O, वाटर क्या हो गया, वाटर होता है H2O यानी कि 18U। मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का 18U। मतलब क्या है इसमें कि दोनों के दोनों H2O है, तो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो हम लिख देंगे, ऑक्सीजन का लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे। अब देखो इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है NHO3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आप लोग को याद करने हैं। तो हाइड्रोजन 1 है तो फिर उसके बाद प्लस लगा दो, नाइट्रोजन 14 है तो प्लस लगा दो, ऑक्सीजन 16 है और नीचे 3 है तो 16 की मल्टीप्लाई 3 से भी तो होगी, तो 14 + 1 15 हो गया, और 16 3 होता है 48, और 15 + 48 हमारे पास आ गया 63U। ये यूनिट के लिए हमारे पास है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी इसमें एटम्स हैं ना, सबका हम लोग एटॉमिक मास लिख करके ऐड करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है।
अब देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बस हमारा होने वाला है अब पूरे चैप्टर का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। तो मोल कॉन्सेप्ट होता है अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको तोड़ करके समझते हैं। देखिए कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर समझ ना आए तो उसको हमेशा ट्राई टू ब्रेक इट इन एज मैनी पार्ट्स एज पॉसिबल। आप अपनी प्रॉब्लम को जितना छोटा करके देखेंगे ना उतना ही उसको करना आसान हो जाएगा सॉल्व। तो आप इसको क्या करें, छोटी छोटी डेफिनेशन में तोड़ दें। जैसे अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट, मोल क्या होता है, मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, इज दैट। देखो मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट, ठीक है, इतना मोल क्या होता है किसी सब्सटेंस का, ये बोला है। इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, पार्टिकल्स होता है जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो चीज़ होती है पार्टिकल होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन होते हैं। तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो 12 ग्राम में, मतलब कार्बन 12 एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके 12 ग्राम में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस होंगे उसका कंपैरिजन हम लोग उस सब्सटेंस से करेंगे जो हमें चाहिए होगा। और उसके कार्बन 12 के कंपैरिजन में हमारे इस सब्सटेंस, सपोज करो हमें सब्सटेंस ए का मोल निकालना है, तो मोल ए मतलब इस ए सब्सटेंस के मोल हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन 12 में जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या फिर आयंस है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन 12 ऑफ कार्बन इस, तो इसका जो फॉर्मूला है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में। कार्बन 12 एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस का नाम है। उस कार्बन 12 जो एक सब्सटेंस है उसका कोई 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम होते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कॉन्स्टेंट। मोल रिप्रेजेंट टू थिंग्स। तो जो देखो मोल है ना वो बेसिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हम लोग को पता लग जाता है कि कितने पार्टिकल हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें 6.022 इंटू 10⁻23 से कंपेयर करें तो हमें किसी और सब्सटेंस से, जैसे कि सब्सटेंस ए में कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 के कंपैरिजन में, मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं कोई भी पार्टिकल जो हमें निकालना है। सपोज करो कि हम लोगों को कोई एक डी पार्टिकल निकालना है, उस डी पार्टिकल को हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 12 ग्राम से। मतलब कार्बन 12 एक सब्सटेंस है, उसका जो 12 ग्राम है उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 उसके पार्टिकल की। तो कोई और पार्टिकल हमें निकालना है, उसको हमें इस चीज़ से कंपेयर करना होता है, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट करता है मोल कॉन्सेप्ट, इट रिप्रेजेंट डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। तो हमें मोल कॉन्सेप्ट से ये भी पता लगता है कि भाई इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने यू में देखा था। अब ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग यू की जगह ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 16 और इंटू 2 है, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, देखो ये तो एक क्या होता है, एक एटम है O2। अब मॉलिक्यूल होता है जैसे कि H2O, क्योंकि मॉलिक्यूल में दो होते हैं अलग अलग, मतलब एक है तो एक तो अपना एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक ही है, बट एक के अलावा जैसे कि NH3, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, मतलब एक से ज़्यादा यानी कि दो हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये कंपाउंड बन गया है। तो फिर से वही जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है H2O। तो H1 है 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 है 2 से कर देंगे और प्लस 16 कर देंगे तो यानी कि 18 ग्राम आ जाएगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स
मास एंड मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एटम्स, तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला बन जाता है कि भाई किस तरीके से हम लोग का रिलेशनशिप निकलता है मोल कॉन्सेप्ट का। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें मोल निकालने हैं तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास, ठीक है, जो भी मास होगा और मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद n, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ये एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है, ये एक हो गया। इसके अलावा फिर दूसरा देखो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, या फिर अगर हमें मॉलिक्यूल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एन नॉट यानी कि एवोगैड्रो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली थ्योरी एक बार को समझ नहीं आई है क्योंकि टफ है, तो आप ये फॉर्मूलाज भी याद करके जा सकते हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से मोल निकालेंगे, तो इस तरीके से भी मोल निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। एम क्या है, कैपिटल एम है नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। स्मॉल एम क्या हो गया, स्मॉल एम हो गया मास, और फिर उसके बाद n अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स करके भी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं मोल के, यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज़ हैं और आप लोग पुट करके देखो समझ के निकाल सकते हो। एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूला है, इनकी हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप मोल्स में इतना भी समझ जाओ ना इन फॉर्मूलाज को भी, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ही आते हैं। न्यूमेरिकल के वीडियोज़ भी मैं अलग से लेकर के आऊँगी। अभी हम लोगों के चैप्टर के नोट्स हो गए हैं कंप्लीट, अब इसके बाद जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं लेकर के आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।